तो हम देख रहे हैं ड्यूटीज ऑफ अ बेली। तो इसमें सबसे पहली, अभी अभी तक हमने देखा था लास्ट लेक्चर में ड्यूटीज ऑफ बेलर। अब यहाँ पर जिसे गुड्स की डिलीवरी दी गई है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे क्या क्या ड्यूटीज निभानी है। सबसे पहली है कि टेक द रिजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। अगर आपने किसी से गुड्स लिया है एज अ बेली, भले ही आपने विद कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन, कोई बेनिफिट ग्रेटिट्यूड है या नॉन ग्रेटिट्यूड है, आपको क्या करना है, उसकी केयर करना है। इन ऑल केसेस ऑफ द बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू टेक as much as care of the goods billed to him as a man of ordinary prudence would under similar circumstances take off his own goods of same bulk, quality and value as goods billed। तो आपको कैसे करना है, जैसे कि आपके खुद का गुड्स है, हिज ओन गुड्स, खुद का आपका जैसा गुड्स है, आपको ऐसी केयर लेना है गुड्स की बेलमेंट के केस में। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से कार हायर करके लेके जा रहे हो तो आपको कार को ऐसे चलाना है, ऐसे रखना है जैसे कि आपकी वो खुद की कार है। इफ एक्स बिल्स हिज ऑर्नामेंट टू वाई, एक्स ने क्या किया, अपने ऑर्नामेंट वाई को दिया, गहने दिया पहनने के लिए, एंड वाई कीप्स दिस ऑर्नामेंट्स इन हिज ओन लॉकर एट हिज हाउस along with his own ornament, खुद के गहनों के साथ में रख दिया। एंड इफ ऑल द ऑर्नामेंट्स आर लॉस्ट, स्टॉलन इन रियट, चोरी हो गई, डकैती हो गई, विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस टू एक्स इफ ऑन द अदर हैंड एक्स स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट वाई टू कीप देम इन अ बैंक। लेकिन अगर उसने वाई ने बोला था कि बैंक में रख, बट वाई कीप्स देम एट हिज रेसिडेंस, देन वाई वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। क्या बोलते हैं यहाँ पर, आपके घर में शादी है, ठीक है, आपके घर में शादी है या आप कहीं बाहर जा रहे हो प्रोग्राम में, आपने क्या किया, अपने गहने बाजू वाले के पास में रख के गए, उसने अपने गहनों के साथ आपके गहने रख दिए, आपकी ज्वेलरी रख दी। इस केस में क्या हुआ, अगर चोरी हो गई तो फिर वो लायबल रहेगा क्या, नहीं। लेकिन अगर आपने बोला था उसे कि भैया इसको बैंक में रखना, आपके पास मत रखना, फिर भी उसने घर पे रखा, फिर चोरी हुई, तो यस वो लायबल रहेगा। एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है, ए डिपॉजिटेड हिज गुड्स इन बीज गोडाउन, ए ने क्या किया, बी के गोडाउन में अपना माल रखा। ऑन अकाउंट ऑफ अनप्रिडिक्टेड फ्लूड, बाढ़ आ गई, अ पार्ट ऑफ द गुड्स वेर डैमेज, इट वाज हेल्ड दैट बी इज नॉट लायबल फॉर द लॉस। क्या हुआ यहाँ पर, उसके गोडाउन में खुद का भी माल होगा, तो जैसे अपने गुड्स की केयर ले रहा है वैसे ही दूसरे के गुड्स की भी ले रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाढ़ आ गई, इस केस में लायबल रहेगा क्या वो, नहीं। एक्सेप्शन, बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर द लॉस ईटीसी ऑफ थिंग्स बिल्ड, बेली कब लायबल नहीं रहेगा, द बेली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटेरियरेशन ऑफ थिंग्स बिल्ड if he has taken the amount of care of it described in section 151। 151 में जो बोला है कि जैसे केयर लेना है कि खुद का ही गुड्स है, अगर उतनी केयर लिया है उसने, ठीक है, उसके बाद में भी लॉस होता है तो फिर बेली रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्या, नहीं, उस केस में बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। सेकंड ड्यूटी क्या है बेली की, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स नहीं होना चाहिए। not to make inconsistent use of goods as per section 154, if the bailee makes any use of the goods bailed which is not according to the condition of the bailment, he is liable to make the compensation to the bailer for any damage arising to the goods from or during such use of them। क्या बोलता है कि अगर बेली यूज कर रहा है गुड्स को विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ बेलमेंट, नॉट अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ बेलमेंट, कंडीशन ऑफ बेलमेंट के अगेंस्ट जाके यूज कर रहा है, ही इज लायबल टू मेक कंपनसेट टू द बेलर फॉर एनी डैमेज अराइजिंग टू द गुड्स फ्रॉम द ड्यूरिंग यूज ऑफ सच यूज ऑफ द, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने कार लिया रेंट पे और उनकी कंडीशन है कि कार की स्पीड मैक्सिमम कितनी रहेंगी, 100 क्रॉस नहीं करेंगे, आप 150 180 में कार चला रहे, आपका एक्सीडेंट हो गया, इस केस में अब बेलर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे या बेली,
बेली रिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंट यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो थी उसके अगेंस्ट जाके यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1, ए लेंड्स हॉर्स टू बी, ए ने बी को घोड़ा दिया फॉर हिज ओन राइडिंग ओनली, बी को खुद के चलाने के लिए दिया। बी अलाउज सी अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू राइड द हॉर्स, सी राइड्स विथ केयर बट द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल एंड इज इंजर्ड, बी इज लायबल टू मेक द कंपनसेट टू ए फॉर द इंजुरी डन टू द हॉर्स। अब इस केस में क्या हुआ कि ए ने किसको दिया, बी को दिया यूज करने के लिए, लेकिन बी ने सी को दे दिया। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ए और बी में था। अब सी भले ही केयर ले रहा था, सब कर रहा था, फिर भी सी से एक्सीडेंट हो गया और घोड़ा इंजर्ड हो गया। तो इस केस में सी क्या करेगा, ए को जो भी लॉस हुआ वो भर के देगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ए हायर्स अ हॉर्स इन कोलकाता फ्रॉम बी एक्सप्रेसली टू मार्च टू वाराणसी। ठीक है, कोलकाता से वाराणसी जाने के लिए ए राइड्स विद द ड्यू केयर बट मार्चेस टू कटक इंस्टेड। वाराणसी की जगह क्या चला गया, कटक चला गया। द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंजर्ड, ए इज लायबल टू मेक कंपनसेट टू बी फॉर द इंजरी टू द हॉर्स। मतलब ये कि बेलमेंट में आपने जिस पर्पस के लिए लिया है, ठीक है, जो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको काम करना जरूरी है, कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में काम करना जरूरी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर बेली क्या करेगा, भर के देंगे उसको लॉस। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार रिपेयरिंग के लिए दिया, अब जिसको कार रिपेयरिंग के लिए दिया उसने क्या किया, कार तो रिपेयर किया, मुझे कार लेने में जाने में, आपको कार कलेक्ट करने में समय था, आपने बोला 2 घंटे से आता हूँ, उसको लगा इसको 2 घंटा लगेगा, मैं घूम के आ जाता तब तक के, एक काम निपटा के था छोटा सा। वो कार लेके गया और जाके एक्सीडेंट हो गया कार से। तो अब क्या होगा, वो बेली, क्यों? वो बेली है, आप बेलर हो, क्योंकि कार आपकी है। तो इस केस में उसे भर के देना पड़ेगा। जो भी लॉस होगा वो कौन भरेगा, बेली भरेगा, क्योंकि अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट जाके उसने कुछ काम किया है। एज पर सेक्शन 153 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज voidable at the option of the bailor if the bailey does not act with regard to the goods bailed inconsistent with the condition of the bailment। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, voidable होता है। voidable का मतलब क्या होता है कि अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट जो रहेंगी वो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, वॉइड ठहरा सकती है, इनकेस अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है फुलफिल नहीं हो रही है। एग्जांपल देखते हैं, ए लेंड्स टू बी फॉर हायर अ हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग, खुद के चलाने के लिए दिया, बी ने क्या किया, बी ड्राइव्स द हॉर्स इन हिज कैरियज, बी इज एट द ऑप्शन ऑफ ए अ टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। लेकिन बी क्या कर रहा है, वो उसको कैरिज में चला रहा है, खुद के चलाने के लिए दिया था, उसने क्या किया, अपनी घोड़ा गाड़ी में लगा दिया। तो ए क्या कर सकता है, वापस मांग सकता है। इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें लाइव एग्जांपल आपके पास में है, वही लैपटॉप का। मैंने लवीना को लैपटॉप दिया, लवीना ने क्या बोल के लिया कि सर मुझे सीए की क्लासेस ऑनलाइन देखना है। ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे पता चला कि लवीना खुद यूज नहीं कर रही है, लवीना ने अपनी जगह अपनी सिस्टर को लैपटॉप यूज करने दे दिया, उसका सिस्टर का अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता हूँ, मैं उससे पहले ही मांग सकता हूँ वापस की जिस पर्पस के लिए दिया है आप उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हो, लाओ वापस। ठीक है, आपने कार रेंट पे लिया, आपने बोला कि मुझे कहाँ जाना है, नागपुर जाना है, आपने उसकी जगह आपकी जर्नी, आपका क्या कहते हैं, रूट चेंज कर दिया, आप कहीं और जा रहे हो, तो जिससे आप हायर पे ले रहे हो वो चाहे तो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। ये क्या होता है, एट द ऑप्शन ऑफ बेलर। ठीक है, हमने अब तक के 2 पॉइंट देखा बेली की ड्यूटी में। क्या, फर्स्ट पॉइंट, टेक द रिजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, गुड्स की रिजनेबल केयर लेना है आपको। सेकंड क्या है, नॉट इनकंसिस्टेंट यूज, जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से ही आपको यूज करना है। अगर नहीं करते हो आप ऐसा, तो फिर क्या होता है, बेलर के पास में ऑप्शन रहता है कि क्या कर दे, बेलर क्या कर दे, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना दे, कैंसिल कर दे, इनवैलिड ठहरा दे। नॉट, और थर्ड अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, नॉट टू मिक्स द गुड्स। मतलब ऐसा कि जो उन्होंने, बेली ने, बेली को गुड्स की पोजीशन मिली है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो ऑलरेडी जो उसके पास गुड्स होंगे उससे मिक्स ना करे।
Bailey is not entitled to mix the goods billed with his own goods except with the consent of the bailor. Except consent. Consent लेके करना चाहे तो कर सकते हैं. With the consent of the bailor, mix up the goods billed with his own goods. Both the parties shall have an interest in proportion to their respective share in the mixture thus produced. अगर दोनों का बेनिफिट है उसमें और वो एग्री करते हैं तो कर सकते हैं. If the bailee, without consent of bailor, mixes the goods billed with his own goods and the goods can be separated or divided, the property in the goods remains in the parties respectively. Bailey is bound to bear the expense of separation and divide any such damage arising from the mixture. अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर विदाउट कंसेंट गुड्स को मिक्स कर दिया और गुड्स कैसे है, सेपरेटेबल है, या फिर वापस उसके जो बेलर के गुड्स है वो वापस रिकवर किए जा सकते हैं, तो ये एक्सपेंस कौन बियर करेगा? एक्सपेंस ऑफ सेपरेशन एंड डिवीजन ऑफ एनी डैमेज अराइजिंग फ्रॉम द मिक्सचर, ये कौन बियर करेगा? ये बियर करेगा बेली, जिसको गुड्स दिए हैं, जिसने बिना कंसेंट लिए क्या कर दिया? मिक्स कर दिया है. एग्जाम्पल, ए बेल्स 100 बेल्स ऑफ कॉटन मार्क्ड विद अ पर्टिकुलर मार्क टू बी. ए ने क्या किया? बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में बी के पास 100 बेल्स ऑफ कॉटन, कपास की 100 बेल्स क्या किया? बी के पास रखाया. बी विदाउट एज कंसेंट मिक्स 100 बेल्स विद अदर बेल्स ऑफ हिज ओन बियरिंग अ डिफरेंट मार्क. अब लेकिन दोनों पे मार्क है, यहाँ पर मार्क था और इसका इस पे डिफरेंट मार्क है. ए इज एंटाइटल्ड टू हैव हिज 100 बेल्स रिटर्न. अब ए को, ए ने जो अपनी 100 बेल्स रखा है बी के पास, वो वापस ले सकता है. एंड बी इज बाउंड टू बियर ऑल द एक्सपेंस इनकर्ड इन सेपरेशन ऑफ द बेल्स एंड एनी अदर इंसिडेंट डैमेजेस. लेकिन बोलता है कि इफ विदाउट कंसेंट में लिया, mixes the goods of the bailor with his own goods in such manner that is impossible to separate the goods bailed. अब उसको सेपरेट ही नहीं कर सकते हैं from the other goods and to deliver them back, the bailor is entitled to compensate by the bailey for the loss of the goods. अब क्या करना पड़ेगा? इसको कंपनसेट करना पड़ेगा. यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर ऐसा गुड्स है जो कि क्या हो सकता है? सेपरेट हो सकता है, तो फिर क्या करना है? सिर्फ एक्सपेंस बियर करना है, सेपरेट करने का, और सेपरेट करके दे देना है. लेकिन यहाँ पर बोलता है कि इम्पॉसिबल टू सेपरेट, सेपरेट नहीं हो सकता, तो फिर क्या करना है? आपको कंपनसेट करना है. ठीक है. एग्जाम्पल, अब बेल्स ऑफ बैरल. अभी इसी एग्जाम्पल में ले लो कि यहाँ पर डिफरेंटली मार्क्ड और मार्क्ड बोला था. अब सपोज करो डिफरेंटली मार्क्ड नहीं रहते थे. ठीक है. बेल से 100 कॉटन की ए ने बी को दिया, बी ने क्या किया? अपने माल के साथ में रख दिया. अब कौन सी मेरी है, कौन सी उसकी, उसको नहीं पता. तो यहाँ पर आप क्या कर सकता है? ए बोल सकता है कि भैया तुम मेरे को 100 बेल्स का मार्केट रेट का पैसा दे दे. ठीक है. ठीक है. यहाँ बुक में क्या एग्जांपल दिया है? एग्जांपल, ए बेल्स अ बैरल ऑफ केप फ्लोर वर्थ 4500 टू बी. बी को दिया उसने. ठीक है. बैरल दिया. बी विदाउट एज कंसेंट मिक्सेस द फ्लोर विद द, आटा क्या किया अपने? विद कंट्री फ्लोर ऑफ हिज ओन. खुद से उसने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया. वर्थ ₹2500 अ बैरल. बी मस्ट कंपनसेट ए फॉर लॉस ऑफ हिज फ्लोर. तो जो भी उसको ए को लॉस हुआ है वो बी को भर के देना पड़ेगा. ये इस टाइप का है कि मिक्स कर दिया और इम्पॉसिबल टू सेपरेट. इम्पॉसिबल है कि उसे अलग कर सके. फोर्थ कंडीशन, फोर्थ ड्यूटी ऑफ बेली, रिटर्न द गुड्स. ये आपकी ड्यूटी है. अगर आपने गुड्स किसी से इन द पोजीशन ऑफ, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एज अ बेली, आपके पास कोई गुड्स आया तो आपको वापस करना ही आपकी ड्यूटी है. इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न द गुड्स और डिलीवर अकॉर्डिंग टू द बेलर डायरेक्शन द गुड्स बेल्ड विदाउट डिमांड. ठीक है. as soon as the time for which they were billed. टाइम खत्म होता है, 5 दिन के लिए डॉग रख के गए थे, बाजू वाले पड़ोसी आ गया, आपकी ड्यूटी की आपको जाके उसको डॉग वापस दे देना है. has expired or the purpose for which they were billed has been accomplished. जिस पर्पस के लिए पर्पस कंप्लीट हो गया तो आपको गुड्स देना है. if the default of the bailey, बेली अगर डिफॉल्ट करता है, गुड्स वापस नहीं देता, गुड्स आर नॉट रिटर्न, डिलीवर्ड और tendered at the proper time, he is responsible to the bailor for any losses, destruction or deterioration of the goods from that time. तो जो टाइम है, फॉर एग्जांपल 5 डेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यहाँ से 5 डेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ,
ठीक है, 5 डेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने 10 दिन तक क्यों रखा, तो ये आने वाले 5 दिन में अभी आपने क्यों रखा, खुद से रखा, एक्स्ट्रा पीरियड वापस नहीं किया, तो आप क्या रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस, बेलर को जो भी लॉस होगा उसके लिए इस टाइम के आगे 5 डेज में आप भर के देंगे, उसे बेल ही भर के देना। ठीक है, क्या बोलता है एग्जाम्पल, X delivers books to Y to bound. Y promised to return the books within a reasonable time. X pressed for the return of the book, but Y failed to deliver them back even after the expiry of reasonable time. Subsequently, the books were burned in the accidental fire at the premises of Y. In this case, Y was held liable for the loss. क्या हुआ, बुक दिया 5 दिन के लिए, इतने पीरियड के लिए दिया, 5 दिन खत्म हो गए, जाके एक्स मांग भी रहा है कि भाई मुझे बुक वापस दे दे, वाई को बोल रहा है मुझे बुक वापस दे दे, लेकिन वाई ने बुक वापस नहीं दिया और ये यहीं पे पड़ी है, इसकी इस पोजीशन में है वाई की, और ये क्या हुई, जल गई, ये जल गई, तो फिर अब क्या होगा, एक्स को भर के देना पड़ेगा, लॉस की भरपाई करना पड़ेगा। फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ ड्यूटी ऑफ बेली, रिटर्न एंड एक्रीशन फ्रॉम द गुड्स, एक्रीशन फ्रॉम द गुड्स, कोई ऐसा बेनिफिट अगर उस गुड्स से मिला है तो वो क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, भर के देना पड़ेगा, किसको, बेलर को। देखो समझते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, मतलब इस अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बोला गया है तो फिर क्या माना जाएगा, द बेली इज बाउंड टू डिलीवर द बेलर और अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन एनी इंक्रीज और प्रॉफिट विच मे हैव अक्योर्ड फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। फॉर एग्जाम्पल, ए लीव्स अ काउ इन द कस्टडी ऑफ बी, ए ने क्या किया, बी के पास अपनी गाय छोड़ के गया, और काउ गिव्स अ बर्थ अ काफ, अब उसको बछड़ा हो गया, तो क्या होगा, बी की डिलीवरी है कि वो जब काउ को रिटर्न करते साथ साथ में उसका बछड़ा भी वापस दे, न कि बछड़ा खुद रख ले और गाय वापस दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, यहाँ से आप आपकी काउ 5 दिन के लिए बाजू वाले के छोड़ के गए, काउ की जगह अपने एग्जाम्पल ले लो, फीमेल डॉग है, आप छोड़ के गए, यहाँ पर 5 डेज में उसको बेबी हो गया, पपी हो गया, अब क्या होगा, ये जो बेबी हुआ है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करो, जो उसका एक्चुअल ओनर है उसे वापस कर दो, न कि काऊ के बदले काऊ वापस दे दो और उसका बच्चा आप रख लो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो जो भी एक्रीशन, जो भी उसमें एडिशन होगा वो देना पड़ेगा, जो भी बेनिफिट बेली को मिला है वो रिटर्न पास ऑन करना पड़ेगा बेलर को। ठीक है, नॉट टू स्टेप एडवर्स टाइटल, आपको कोई एडवर्स टाइटल उसके अगेंस्ट में नहीं लेना, द बेली मस्ट नॉट सेट अप अ टाइटल एडवर्स टू दैट ऑफ द बेलर, ही मस्ट होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ एंड फॉर द बेलर ही कैन नॉट डिनाई द टाइटल ऑफ द बेलर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ समय अपने पास रखने के बाद में बोल रहा कि भैया अब इसका मालिक तू नहीं है, मैं हूँ, कुत्ता रख के गया, डॉग रख के गया, 5 दिन पाला, अब इसका मालिक मैं बन गया, मैंने दूध पिला, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। नॉट टू टेक एडवर्स टाइटल, ओनरशिप बेलर के पास ही रहेंगी। अभी हमने क्या पढ़ा, ड्यूटीज ऑफ बेलर पढ़ लिया है, ड्यूटीज ऑफ बेली पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ बेलर, बेलर के क्या राइट है। राइट्स ऑफ बेलर ब्रॉडली, राइट्स ऑफ बेलर आर ऑल्सो द ड्यूटीज ऑफ बेली, कैन बी कैटेगराइज एज अंडर। अब मेनली बोला जाएगा जो इसके राइट है वो उसकी ड्यूटी है, राइट ऑफ बेलर क्या रहेंगे, ड्यूटी ऑफ बेली। ठीक है, हम ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पेसिफाई हो जा रही है। राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, टर्मिनेट कर सकता है बेलमेंट कब, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से काम नहीं चल रहा है तो बोल सकता है कि खत्म कर, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर, ऑलरेडी पढ़ा है हमने ये, अभी इसके राइट्स में दे दिया। इफ द बेली डज नॉट एक्ट विद रिगार्ड टू द गुड्स बेल्ड इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट, एग्जाम्पल आप देख लेना। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रीमैच्योर टर्मिनेशन, when the goods are lent gratuitously, the baler can demand back the goods at any time even before the expiry of the time fixed or achievement of the object। मतलब अगर, लेकिन कब और कब, सिर्फ ग्रेटिट्यूसली किया है, बेली को फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई चीज दिया है किसी रीजन से, अब क्या हुआ वहां पर
वो वापस मांगना चाहता है टाइम से पहले, मांग सकता है, यस मांग सकता है बेलर। क्यों? क्योंकि ग्रेटिट्यूसली कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये क्या है, राइट है बेलर का। एग्जाम्पल देता है, ए while going out of station delivered his ornaments to B for safe custody for 1 month, but A returned to the station after 1 week। एक महीने की जगह एक हफ्ते में आ गया, अब अपना वापस ज्वेलरी मांगना चाहता है, मांग सकता है, यस ऑफ कोर्स मांग सकता है, ये उसका राइट है बेलर का। However, due to premature return of the goods, if the bailey suffers any loss, लेकिन अगर premature return के वजह से बेली को कोई लॉस होता है, बेली suffers any loss which is more than the benefit actual obtained by him for use of goods bailed, the bailor has to compensate the bailey। बेलर को compensate करना पड़ेगा। याद है यहाँ पे एग्जांपल लिया था लवीना के लैपटॉप का, 15 दिन की जगह 10 दिन में वापस मांग लिया, मांग सकता हूँ, यस मांग सकता हूँ, मेरा राइट है, ग्रेटिट्यूसली दिया है। लेकिन अब अगर इसे कुछ लॉस हुआ है, हमने एग्जांपल लिया था कि 500 के रुपए भर के वापस लेना पड़ा 5 दिन के लिए, तो 100 माइनस करके 400 रुपीज मैं पे करने के लिए लाइबल रहूंगा लवीना को। तो मेरा राइट है, मैं प्रीमेच्योर पहले मांग सकता हूँ, यस मांग सकता हूँ, लेकिन बेलर बेलर मांग सकता है, लेकिन बेली को उस वजह से अगर कोई लॉस होता है तो वो भर के देना पड़ेगा। थर्ड राइट, राइट ऑफ अ बेली टू सूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर। अगर क्या हुआ, बेलर के पास में क्या राइट है कि अगर बेली ने गलत काम किया तो क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है उसकी गलत हरकतों के लिए। नेक्स्ट पेज में आएंगे डिटेल में तो देख लेंगे। राइट टू सू द बेली, the bailor has a right to sue the bailey for the enforcing all the liabilities and duties of him, including right to claim compensation for loss caused to the goods by the negligence of bailey। बेली के निग्लिजेंस से कोई लॉस हुआ उसके लिए केस फाइल कर सकता है। राइट टू क्लेम कंपनसेशन टू अनऑथराइज मिक्सिंग ऑफ गुड्स, अनऑथराइज मिक्स कर दिया आपने गुड्स को बिना कंसेंट लिए, उसके लिए केस फाइल कर सकता है, यस कर सकता है। राइट टू क्लेम डैमेज फॉर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, क्या कर सकता है, क्लेम डैमेज कर सकता है अगर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, ऑथराइज किया था किसी एक पर्पस के लिए, अलग पर्पस के लिए यूज किया तो उसके लिए क्या कर सकता है, डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकता है। राइट टू डैमेज बैक द गुड्स, डिमांड बैक द गुड्स, गुड्स को वापस मांग सकता है। एंड राइट टू एक्विजिशन टू द गुड्स बेल्ट, और जो भी उसमें एनी एक्विजिशन हुआ है, गाय दिया, गाय पे बछड़ा हो गया गाय को, तो क्या करना पड़ेगा, वो वापस करना पड़ेगा, ये मांग सकता है और उसके लिए केस भी फाइल कर सकता है बेलर। तो ये हो गए बेलर के राइट्स। ठीक है, क्या क्या राइट्स है बेलर के पास में, एक तो टर्मिनेट कर सकता है बेलमेंट को, वॉइडेबल रहेगा उसके ऑप्शन पे, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कर सकता है अगर ग्रेट्यूटसली दिया है तो। उसके बाद में राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, जो रॉन्ग डूअर है जो गलत काम कर रहा है उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है, और बेली के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, निग्लिजेंस ऑफ द बेली, अनऑथराइज मिक्सिंग ऑफ गुड्स, claim damage for unauthorized use of the goods, demand back the goods and acquisition of the goods। आगे हम देख रहे हैं राइट ऑफ अ बेली। बेली के क्या राइट है, राइट ऑफ बेली, एज मैटर ऑफ फैक्ट ऑल द ड्यूटीज ऑफ द बेलर, जो ड्यूटीज है बेलर की वो क्या है, राइट्स ऑफ द बेली। कॉन्ट्राडिक्ट चलेंगे। इन एडिशन टू दैट द बेली हैज द फॉलोइंग अदर राइट, अपन ने ऊपर में जो पढ़े हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर वो सब क्या है, बेली के राइट्स है, और उसमें इन एडिशन क्या क्या है, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स। राइट क्या है बेली के पास में, डिलीवर द गुड्स किसको, टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर, अगर जॉइंट बेलर है, दो जन ने मिलके बेल किया हुआ है तो किसी एक को भी वापस दे सकते हैं, ये राइट किसके पास है, बेली के पास। इफ सर्वल जॉइंट ओनर्स बेल्ड द गुड्स, the bailey has the right to deliver them to any one of the joint owner unless there was a contract to the contrary। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा बोल दिया, फॉर एग्जांपल ए और बी, इन दोनों की मिलके कोई चीज है, इन दोनों का मोबाइल है, इन्होंने फ्रेंड को यूज करने दिया हुआ है, तो फिर मिस्टर सी को अब क्या होगा, सी ए को भी वापस कर सकता है या फिर बी को भी कर सकता है, लेकिन अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला कि भैया सिर्फ और सिर्फ सी को बोला कि सिर्फ और सिर्फ ए को ही रिटर्न करना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ए को ही रिटर्न करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है अनलेस देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। ठीक है, एग्जाम्पल, ABC are the joint owner of a harvesting combine, they delivers it on hire to D for 1 month,
After the expiry of 1 month, D may return the combine to any one of the joint owner, namely ABC. तीनों में से किसी एक को भी वो रिटर्न कर सकता है। तो हम देख रहे हैं राइट ऑफ बेली। हमने फर्स्ट राइट देखा, डिलीवर द गुड्स टू द जॉइंट बेलर। किसी भी अगर जॉइंट बेलर है तो फिर किसी एक को भी गुड्स दिया तो चलेगा क्या? यस, चलेगा। राइट टू इंडेमनिटी। बेली का क्या राइट है? इंडेमनिटी का, राइट टू इंडेमनिटी। बेली इज एंटाइटल्ड to be indemnified by the bailor for any loss arising to him by reason that the bailor was not entitled to make the bailment or receive the goods or to give direction in respect to them. In the bailor in the bailor has no title to the goods. The bailee in the goods paid delivered them back to or according to the direction of the bailor. The bailee shall not be responsible to the owner in respect of such delivery. Bailee can also claim all the necessary expenses incurred by him for the purpose of gratuitous bailment. क्या बोलता है? राइट टू इंडेमनिटी। अगर टाइम कंप्लीट हो गया है उसके बाद में भी अगर बेलर ने वापस नहीं लिया गुड्स, तो जो भी खर्चे हुए हैं वो कौन भर के देगा? बेलर भर के देगा बेली को। हम ये ऑलरेडी ऊपर ये चीज कवर कर चुके हैं। ठीक है। राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्ट गुड्स। फॉल्टी गुड्स दिया उस केस में क्या होगा? कंपनसेशन मांग सकते हैं, मांग सकते हैं। बेली इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द कंपनसेशन फ्रॉम द बेलर और एनी लॉस कॉज टू हिम ड्यू टू द फेलियर ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज एनी फॉल्ट। अपन ने ये पॉइंट देखा, सबसे पहली ड्यूटी हमने देखा था कि जो भी फॉल्ट है गुड्स में वो किसकी लाइबिलिटी है, किसकी ड्यूटी है? बेलर की ड्यूटी है टू डिस्क्लोज करे। अगर नहीं करता है तो क्या करेगा? वो बेली को कंपनसेट करेगा। अब बेलर की ड्यूटी, बेली का राइट। तो सेम चीज, सेम पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। फोर्थ पॉइंट, राइट टू क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस आपने किया है तो वो क्या कर सकते हैं? आप क्लेम कर सकते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। बेली इज एक्सपेक्टेड टू टेक द रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ट इन केस रिक्वायर्ड टू इनकर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ है तो क्या आप बेलर से मांग सकते हो? डेफिनेटली मांग सकते हो। राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिस्यू द टाइटल ऑफ द गुड्स। आप अगर बेली हो तो आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई टू कोर्ट कर सकते हो टू डिस्यू द टाइटल ऑफ द गुड्स इफ द गुड्स बेल्ड आर क्लेम बाय द पर्सन अदर देन द बेलर। अब आपसे गुड्स जो बेल किया है वो क्या कर रहा है? क्लेम कौन कर रहा है? क्लेम बाय द पर्सन अदर देन बेलर। तो आप उसको बचा सकते हो। यस, द बेली मे अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप इट्स डिलीवरी एंड टू डिस्यू द टाइटल टू द गुड्स। एग्जाम्पल ए, a dealer in TV delivered a TV to B for using in summer vacation. Subsequently, C claimed that the TV belonged to him as it have delivered only for repairs to A, and thus B should deliver it to him. In this case, B may apply to the court to decide the question of the ownership. B क्या कर सकता है? B क्या है? बेली है जिसको टीवी मिली हुई है, डिलीवर्ड टू बी। बी को टीवी मिली है तो अब क्या कर सकता है? बी क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है कोर्ट को टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप, कि आप ओनरशिप किसकी है वो डिसाइड करो। इसमें बेली को भी राइट मिल गया कि वो क्या करे? कोर्ट में जाके ओनरशिप डिसाइड करने के लिए केस फाइल कर सके। 6 पॉइंट, राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विस। क्या बोलता है? राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विसेज वेयर द बेली हैज in accordance with the purpose of bailment rendered any service involved the exercise of labor of skill in respect of the goods, he shall have, in absence of a contract to the contrary, right to retain such goods until receives any remuneration for the services he was rendered in respect of them. Bailey has, however, only a right to retain the article and not to sell it. The service must have entirely been formed within the time agreed or reasonable time and the remuneration must have become due. देखो क्या है यहाँ पे, एक सीधा सीधा एग्जांपल देता हूँ, एक सीधा सीधा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में क्या बोलते हैं कि इनकेस आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल कार आपने दिया रिपेयर के लिए, आपने कार रिपेयर के लिए दिया किसे? रिपेयरिंग वाले को रिपेयरिंग के लिए दिया। ठीक है, कार रिपेयर भी हो गई। ठीक है, आपकी कार रिपेयर भी हो गई, उसने बिल निकाला 200 रुपए। आप जब तक के 200 रुपए पे नहीं करोगे वो आपको कार वापस नहीं देगा। ये उसका राइट है कि वो क्या करे? लीन कर ले, अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखे।
ठीक है, जब तक कि आप उसको पैसा भर के नहीं देते हो। लेकिन उसका राइट क्या है, सिर्फ लीन करना, सेल करना है क्या, नहीं, ओनली राइट टू रिटेन है, ना कि नॉट टू सेल इट। ठीक है, अगर आपने कार किसी को बनाने के लिए दिया, कार बना दिया उसने, आपको पेमेंट करना है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो जब तक पेमेंट नहीं करोगे वो कार अपने पास लीन करके अपनी कस्टडी में रख सकता है। एक सिंपल एग्जांपल में पूरा पैराग्राफ समझा दिया। This right of particular lien shall be available only against the property in respect of which skilled labor has been used। लेकिन किस केस में, skilled labor, कार के ऊपर लेबर लगाया, लेबर किया, सिर्फ उसी केस में ये राइट अवेलेबल है। राइट ऑफ जनरल लीन, अब अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस केस में आपने क्या किया है, लेबर लगाया हुआ है। और सेकंड 7 पॉइंट में है जनरल लीन, क्या बोलता है, बैंकर, फैक्टर, Warfingers, attorney of High Court and policy broker will be entitled to retain as a security of a general balance of amount any goods billed to them in the absence of contract to the contrary by agreement other type of bailies accepting the above given the 5 banker, factor, Warfinger, attorney of the High Court and the policy broker may also give this right of a general lien। मतलब क्या होता है, ये जनरल लीन का बेनिफिट, अगर बेली कौन है, बैंकर, फैक्टर, वाटरफिंगर, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट या फिर पॉलिसी ब्रोकर, कोई ब्रोकर है, will be entitled to retain as a security of the general balance of amount, कोई बैलेंस ऑफ अमाउंट है, एनी गुड्स बेल्ड टू देम इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। अगर इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ कॉन्ट्ररी में, तो क्या कर सकते हैं, बैलेंस अमाउंट क्या कर सकते हैं, लीन कर सकते हैं बाय एग्रीमेंट अदर टाइप ऑफ बेली एक्सेप्टिंग अबव गिव 5 में ऑल्सो बी गिवन दिस राइट ऑफ जनरल लीन। 6 पॉइंट, राइट ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर। जो वहां पर आया था ना थर्ड पॉइंट, जो पॉइंट राइट ऑफ काय में बोला हुआ था, बेली में क्या बोलता है, सूट बाय बेलर एनी बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर इफ थर्ड पर्सन wrongfully deprive the bailey of the use or possession of the goods bailed or does them any injury, the bailey is entitled to use such remedy as the owner might have used in like case if no bailment has made, and either the bailor or the bailey may bring a suit against a third person for the डिप्रीवेशन और इंजरी। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर सपोज करो ए ने बी को कोई गुड्स क्या किया, बेल किया, फॉर एग्जांपल मोबाइल यूज करने दिया, और इसका नॉलेज सी को है। अब सी ने क्या किया, सी ने आके बी से वो गुड्स लेने की कोशिश किया या फिर उसको कोई इंजरी किया, तो बी भले ही क्या होगा, बेली होगा, लेकिन इस टाइम वो क्या कर सकता है, ऐसे जैसे कि वो खुद बेलर है, खुद ओनर है, प्रोटेक्ट कर सकता है उस गुड्स को। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं सी के ऊपर, या तो बी खुद या फिर ए और बी दोनों। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ relief or compensation obtained by such suit, section 181, whatever is obtained by way of relief or compensation in any such suit shall as between the bailor and the bailey be dealt with according to their respective interest। अब जो भी रिलीफ मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, उसको क्या करेंगे, वो लोग बांट लेंगे। ठीक है, इस केस में रॉन्ग डूअर के ऊपर, थर्ड पर्सन के ऊपर जाके अगर कोई केस फाइल किया, कुछ रिकवरी, तो क्या होगा, अपने बांट लेंगे, किस रेशो में, रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, उनका जैसे जैसे इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से वो कंपनसेशन को बांट लेंगे। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट अपने यहाँ तक ही खत्म हो गया। ड्यूटीज ऑफ बेलर, कंसेप्ट ऑफ बेलर बेली देख लिया हमने, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, उसकी इसेंशियल कंडीशंस देख लिया हमने, देख लिया बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेली, और उसके अंदर दोनों के राइट्स। यहाँ पे सेशन एक्सपायर हो रहा है, यहाँ डिसकंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट।